और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज जनादेश का दिन है और ये जनादेश किसके पक्ष में जा रहा है, लगातार नेटवर्क 10 हर एक पल की तस्वीर आपको दिखा रहा है। लगातार चाहे इंडी गठबंधन हो या फिर इंडिया गठबंधन, लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो नतीजे और रुझान इस वक्त चल रहे हैं आपको वो दिखा रहे हैं। 80 सीटें हैं जिसमें बीजेपी 35, सपा 34, कांग्रेस 7 और अन्य के खाते में 4 सीटें जाती हुई। हालांकि देखिए ये अभी रुझान है, नतीजों में तब्दील नहीं हुए हैं। कुछ आंकड़े नतीजों में तब्दील हो चुके हैं, वो भी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड की बात कर ले, 5 लोकसभा सीटें हैं और 5 बीजेपी के खाते में। यहां क्लीन स्वीप करती हुई बीजेपी नजर आ रही है। हरियाणा की बात कर ले, 10 लोकसभा सीटों में 5 पर बीजेपी का कब्जा दिखाया जा रहा है। हालांकि अभी ये रुझान है और 5 कांग्रेस के खाते में जाते हुए। पश्चिम बंगाल की बात कर ले तो यहां पर टीएमसी का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, 31 सीटों पर आगे चलते हुए। तो वहीं 10 सीटों पर बीजेपी, चूंकि बीजेपी लगातार यहां पर जिक्र कर रही थी कि किस तरह से वो जीतती हुई नजर आएगी। हालांकि 10 सीटों में उनके खाते खुले हैं। और वहीं तमिलनाडु की बात कर ले, हरियाणा की बात कर ले, आंध्र प्रदेश की बात कर ले, आंध्र प्रदेश में 25 सीटों में से 21 पर एनडीए, तो 0 पर इंडिया। और लोकसभा चुनाव अगर पूरे की बात कर ले तो 295 सीटों पर एनडीए बना हुआ है। इंडिया गठबंधन 230 सीटों पर बना हुआ है और अन्य की बात कर ले तो 18 सीटों पर बना हुआ है आंकड़ा। और देखिए रुझान है, अभी आना फाइनल रिजल्ट बाकी है, कुछ और राउंड्स बाकी है। उसके बाद तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी कि क्या बीजेपी इस बार 300 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी या फिर कांग्रेस इस बार जिस तरीके से लगातार काम करती नजर आ रही है और आंकड़ों में भी देखने को मिल रहा है। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हम ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं कि एनडीए 295 पर बना हुआ है, इंडिया गठबंधन 230 पे और अन्य 18 सीटों पर बना हुआ है, बढ़त बनाते नजर आ रहा है। तो गुजरात की बात कर ले तो 26 सीटें हैं जिसमें से 25 बीजेपी के खाते में। और अब देखिए लोकसभा चुनाव 2024, रायबरेली सीट पर राहुल गांधी की जीत हो चुकी है। इसके साथ ही केएल शर्मा अमेठी से जीते हैं, स्मृति ईरानी को हराया है, केंद्रीय मंत्री हैं। और देखिए ये बड़ी जीत मानी जा रही है कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में। वहीं गुजरात की बात कर ले, अमित शाह गांधीनगर सीट से उतरे थे और एक बड़े मार्जिन से 5 लाख वोट से जीतते हुए नजर आए। दूसरी तरफ हिमाचल की बात कर ले, अनुराग ठाकुर हमीरपुर से जीत गए हैं। और देखिए 4 सीटें हैं हिमाचल में, जहां बात की जा रही थी क्लीन स्वीप की। अर्जुन राम मेघवाल की बात कर ले, बीकानेर से जीत चुके हैं, तो बीजेपी के खाते में ये सीटें जाते हुए। दूसरी तरफ अखिलेश यादव कन्नौज से उतरे थे और इस सीट पर जीत दर्ज की है। तो लगातार हार जीत का सिलसिला जारी है, तस्वीरें कहीं कहीं साफ होती जा रही हैं। जहां मैनपुरी की बात कर लें, जहां पर डिंपल यादव ने जीत दर्ज कर दी है। लगातार कहा जा रहा था कि मैनपुरी ये वो गढ़ है जो बीजेपी हथियार लेगी, इस बार किला ध्वस्त कर देगी, लेकिन यहां पर जीत गई है समाजवादी पार्टी। शिवराज सिंह चौहान विदिशा से जीत गए हैं, गढ़ माना जाता है ये बीजेपी का, लगातार यहां से जीतते आए हैं। इसी के साथ कैसरगंज सीट की बात कर ले तो करण भूषण सिंह, ब्रजभूषण सिंह के बेटे हैं, यहां से जीत दर्ज कर दी है उन्होंने। तो यह हार जीत का कहीं कहीं पर सिलसिला जो है वो साफ हो रहा है। दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से जीत गए हैं, कांग्रेस प्रत्याशी ने यहां पर जीत दर्ज की है। तो ये वो तमाम सीटें जो कांग्रेस के पाले में जाते हुए। वहीं ओम बिरला की बात कर ले तो कोटा से उन्होंने जीत दर्ज की है। और इस बीच हम आपको लगातार तमाम अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं, किस तरीके से कहीं कहीं तस्वीर साफ होती जा रही है, रुझान जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। 295 पर एनडीए बना हुआ है और किस तरीके से रुझान बदल रहे हैं वो भी हम आपको लगातार तमाम अपडेट्स बता रहे हैं। इस बीच हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़ गए हैं। राघवेंद्र हमारे स्टेट हेड यूपी से लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, ईशा ठाकुर हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं, इसी के साथ नरेश धाकरे हमारे साथ आगरा से जुड़ गए हैं, विकास गुप्ता ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राघवेंद्र आपके पास से आते हुए, राघवेंद्र उत्तर प्रदेश जहां से सबसे ज्यादा उम्मीदें बीजेपी को थी, यहां से वो 2 सीटें रायबरेली और अमेठी, ये दोनों वापस से कांग्रेस ने हथिया ली हैं। निशु केवल अमेठी और रायबरेली की ही बात नहीं करेंगे, बात भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कुछ सोचने वाली बातें हैं। लखनऊ से राजनाथ सिंह सिर्फ 75,000 वोट से हारे हैं, हाँ 75,000 वोटों से जीत दर्ज की है। वहीं मोहनलालगंज से कौशल किशोर जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनको हार का सामना करना पड़ा है। जिस अयोध्या में राम मंदिर बना वहाँ पे बीजेपी का प्रत्याशी लगातार पीछे चल रहा है। वहीं अमेठी और रायबरेली 2 कांग्रेस के लिए अहम सीट थी, क्योंकि ये दोनों इस बार फतह किया है। वहीं सुल्तानपुर से मेनका गांधी पीछे चल रही हैं, बस्ती से हरीश द्विवेदी चुनाव हार गए हैं। साक्षी महाराज हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं,
तो जिस तरह से पूर्वांचल में ऐसा माना जा रहा था, या अवध प्रांत की बात कर ले कि मोदी के नाम पे सांसद के प्रति नाराजगी भी है, लेकिन पिछले चुनाव में जिस तरह जनता ने वोट दे दिया था, इस बार जनता ने मोदी के नाम पे उस तरह से वोट नहीं दिया, बल्कि सांसद के प्रति जो नाराजगी थी, जिनका टिकट रिपीट किया गया, उनको हार का सामना करना पड़ रहा है या वो लगातार पीछे चल रहा है। इतना ही नहीं, 5 किलो राशन देने की जो बातें थी, पूर्वांचल का चुनाव आते आते छठे चरण में जिस तरह से कांग्रेस ने घोषणा की कि हम 10 किलो राशन फ्री में देंगे, तो मुझे लगता है कि उसका भी असर आम जनमानस में पड़ा। इसके अलावा संविधान बदलने, लोकतंत्र बचाने जैसी बातें जो थीं और अग्निवीर योजना की जो बातें थीं, ये भारतीय जनता पार्टी पे काफ़ी भारी पड़ा है, क्योंकि आम मतदाताओं का अगर देखें साइलेंटली वोट पड़ रहा था। हालांकि वोट के समय आम मतदाताओं से बात करने में ज़्यादातर महिलाओं से बात करिए या फिर जिस किसी नागरिक से बात करिए तो राम मंदिर मुद्दे की बात करता था, मोदी की बात करता था, योगी की बात करता था। लेकिन आज जब मतदान हुआ है तो एक बात तय है कि जो लाभार्थियों का एक वोट बैंक था भारतीय जनता पार्टी का, वो खिसकता हुआ नजर आ रहा है। और वोटिंग जो हुई है जातियों पे हुई है। राशन तो गरीबों ने लिए हैं, लेकिन जब वोट देना हुआ तो वो अपने हिसाब से ही वोटिंग किए हैं। वो संविधान बचाने की बात उनको समझ में आई है, लोकतंत्र बचाने की बात आई है, और इस आधार पे भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है। क्योंकि जहां पे आप पिछले 2 चुनाव में 72 और 64 जीते हों, वहां पे अगर आप 34-35 सीटों पे आगे चल रहे हैं तो इस पे बहुत गहन चिंतन करने की जरूरत है। और कहा जाता है दिल्ली का रास्ता यूपी से तय होता है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही चिंतनीय है कि उत्तर प्रदेश में ही उसे इतनी बड़ी हार देखने को मिल रही है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश से बीजेपी को निराशा जरूर हाथ लगी है, और कहीं ना कहीं जनता का जो भरोसा उन्होंने 2014-2019 में जीता था, वो भरोसा, वो समर्थन अब कम होता नजर आ रहा है। ईशा, आपके पास आते हुए पंजाब की बात कर ले और हरियाणा की बात कर ले। हरियाणा में जिस तरह से हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि 2-3 सीटें ऐसी हैं जहां पर सीधा मुकाबला देखने को मिल सकता है, लेकिन हरियाणा में देखिए 5 की 10 सीटों में 5 सीटें बीजेपी के खाते में दिखाई दे रही है, जहां पर आगे जाते हुए नजर आ रहे, तो 5 सीटों पर कांग्रेस आगे नजर आ रही है। देखिए, उससे पहले मैं चंडीगढ़ की अपडेट देना चाहूंगी। यहाँ पर कांग्रेस उम्मीदवार मनीष तिवारी चुनाव जीत गए हैं। 2580 वोट से उन्होंने जीत हासिल की है। कांग्रेस के उम्मीदवार वो हैं, और साथ ही आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पर समर्थन दिया गया था, और बीजेपी की तरफ से इस बार किरण खेर की टिकट काटी गई थी, जो कि 2014-2019 से यहाँ पर सांसद पद पर जीत दर्ज उन्होंने की थी। 10 साल यहाँ पर उनका कार्यकाल रहा, लेकिन इस बार स्थानीय नेता को टिकट दी गई। और जिस तरीके से इंडिया विपक्षी एकता गठबंधन हुआ है, उसका फायदा जरूर कह सकते हैं कि इस चुनाव में देखने को मिला है। जो मार्जिन है बहुत ही कम है, 2580 वोट से यहाँ पर बीजेपी की हार हुई है, लेकिन जरूर कहा जा सकता है कि गठबंधन के सहारे के चलते ये जीत हासिल हुई है। दूसरी तरफ जिस तरीके से आप हरियाणा का जिक्र कर रही हैं, सोनीपत, फरीदाबाद, करनाल, भिवानी, महेंद्रगढ़ ऐसी सीटें हैं जिसमें बीजेपी लगातार आगे चल रही है। कुरुक्षेत्र की बात करें, उस पर भी लीड कर रही है। लेकिन सोनीपत को लेकर जयराम रमेश की तरफ से भी आरोप लगाए गए हैं कि पहले कांग्रेस आगे थी, लेकिन इस पर यहाँ पर जो मतगणना है वो रोकी गई है, क्योंकि गड़बड़ी यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। हमने देखा था लगातार ईवीएम को लेकर और चुनाव आयोग को लेकर जो विपक्षी एकता गठबंधन है, कई सवाल खड़े कर रहे थे कि अगर एनडीए 400 पार करती है तो धांधली, तो समझ लीजिए ईवीएम में धांधली हुई है। लेकिन सुबह से हमने देखा है कि कई ऐसी सीटें हैं जिसमें कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद दोबारा से ही ईवीएम पर सवाल खड़े यहाँ पर किए जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से 5 सीटें हैं, जिसपे रोहतक की अगर बात करें, लगभग 2 लाख की लीड यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे और हरियाणा से एकमात्र राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने ले ली है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगभग जीत चुके हैं, आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। अरविंद शर्मा को उन्होंने हराया है। अरविंद शर्मा की अगर बात करें तो 2019 में उन्होंने दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मात दी थी। अब कहीं ना कहीं जो करारी हार हुई थी दीपेंद्र हुड्डा की, वो इस जीत से उन्होंने ठीक है ईशा, इस बीच बड़ी खबर दे रहे हैं, बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी हारे हैं। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। टीएमसी के यूसुफ पठान ने हराया है, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल की ये तस्वीर, जहां बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस से उम्मीदवार थे, दूसरी तरफ यूसुफ पठान जो कि टीएमसी से उम्मीदवार थे। और देखिए, यूसुफ पठान ने अधीर रंजन चौधरी को हराया है और टीएमसी के खाते में ये सीट जाते हुए बहरामपुर की, तो जहां एक
पश्चिम बंगाल की बात कर ले तो कांग्रेस और टीएमसी आमने सामने थी, लेकिन बड़े फ्रेम में ममता दीदी ने कहा था कि मेरा समर्थन इंडिया गठबंधन को जाएगा, लेकिन वहीं पश्चिम बंगाल में एक दूसरे को चुनौती देते हुए नजर आ रहे थे। और इस दौरान अधीर रंजन चौधरी, जो कि पश्चिम बंगाल की पूरी कमान संभाले हुए हैं कांग्रेस की, उनको हार का सामना करना पड़ा है। यूसुफ पठान इस बार पहली बार उतरे थे मैदान में और उन्होंने अधीर रंजन चौधरी को हरा दिया है। ईशा, आपके पास आते हुए जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, देखिए अगर हम गुड़गांव की बात करें, गुड़गांव, सिरसा, अंबाला वो सीटें हैं जहां पर जो कांग्रेस है उसकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। हिसार में अभी कहना जल्दबाजी होगा जब तक अंतिम नतीजे नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें कांग्रेस कभी आगे जा रही है तो कभी बीजेपी आगे जा रही है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जो गठबंधन हुआ है उसका जरूर फायदा यहाँ पर हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें पंजाब की 13 लोकसभा सीटें हैं, करारी हार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हुई है। परंपरागत सीट मानी जाती है होशियारपुर और गुरदासपुर, वहां पर भी हार हुई है, तीसरे नंबर पर रहे हैं। जालंधर और लुधियाना की बात करें, यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस को टक्कर देती हुई नजर आ रही थी, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी जो कि पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 का अपने 2 सीटों से जिस तरीके से वो लड़ रहे थे, दोनों सीटों में उनकी हार हुई थी, लेकिन उस हार का बदला कहते हैं उनकी तरफ से ले लिया गया है। लगभग 1,80,000 वोट से वो जीत चुके हैं और उनकी जो आधिकारिक घोषणा भी है यहाँ पर कर दी गई है। दूसरी तरफ अगर लुधियाना की बात करें तो पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग लीड करते नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कई ऐसी सीटें हैं 6 के करीब जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में टक्कर है और दोनों के बीच पंजाब में गठबंधन नहीं है। और इस टक्कर में देखना होगा कि आम आदमी पार्टी हमारे साथ बने हुए हैं। विकास गुप्ता हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। विकास, ग्वालियर में तो बीजेपी क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है, सूपड़ा साफ कर रही है, जो अभी तक रुझान आए हैं उसको देखते हुए। जी बिल्कुल, बता दें आपको कि अभी तक का जो देखने वाला जाएगी 29 की 29 सीटें, लगभग संभल की 4 सीटें, चाहे गुना की बात करें तो ज्योतिराज सिंधिया तो 5 लाख से ऊपर की जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। ग्वालियर की बात करें, विधानसभा भारत सिंह विधानसभा में जो हारे थे और कांग्रेस से भी प्रवीण पाठक थे, दोनों विधानसभा के प्रत्याशी तो हारे हैं, लेकिन जो लोकसभा में चुनाव लड़े तो करीब अभी तक का जो रुझान है वो करीब 60,000 के वोट ऊपर से जीत आगे बढ़ रहे। और वही बुंदेल मुरैना की बात करें तो वहां भी बीजेपी के खाते में, मतलब इस बार जो बीजेपी ने जो रिकॉर्ड तैयार किया में पूरे 29 की 29 सीटें बीजेपी के खाते में, मतलब यह है कि आज का पहली बार हुआ है कि पूरी 29 की 29 सीटें बीजेपी ने, चंबल अंचल की 4 सीटें जो ऐतिहासिक ज्योतिराज सिंह बड़ी सीट पाई जा रही थी, तो 2019 में एक हार का सामना करना पड़ा था कांग्रेस से, तो ज्योतिराज सिंह जी। तो ग्वालियर मध्य प्रदेश की बात करें तो काफी अच्छी रहा। और पहले कहते थे कि मोदी की योजना, तो इस बार जो वोटर ने वोट दिया है वो मोदी की योजनाओं पर वोट दिया है, उनके जो कार्य है उस पर वोट दिया गया है। हमारे साथ कुछ बीजेपी कार्यकर्ता भी है जो जीत पर रोहन प्राप्त कर रहे हैं। कैसे देखते हैं बीजेपी जीत को? बीजेपी की जीत मोदी जी को जो लोगों ने इतने तीसरी बार के अंदर इतना विश्वास करके जो इतना बहुमत दिया है उसके लिए सारी जनता को धन्यवाद। ठीक है विकास, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर बैठक में बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद, यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद है। उत्तर प्रदेश में कम सीटें मिलने को लेकर यह बैठक है और देखिए उत्तर प्रदेश से बीजेपी को निराशा हाथ लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 42 से 43 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे चल रही है, तो वहीं 32 से 33 सीटों पर एनडीए नजर आ रही है। ये बड़ी निराशा है, क्योंकि कभी 72 कभी 64 सीटों पर बीजेपी आगे रहने वाली आज 34 से 35 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं चिंतन का विषय है और इसी चिंतन के विषय को सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं, बड़े चेहरे मौजूद हैं। तो राघवेंद्र इस बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, सीएम आवास पर यह बैठक और बैठक होना भी जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का रिजल्ट अब चिंतन मंथन का दौर है। बिल्कुल ऋतु, चूंकि ये जो अभी रुझानों में रिजल्ट देखने को मिल रहा है और जिस तरह जौनपुर से लेकर प्रतापगढ़, हम लालगंज की बात कर लें, आजमगढ़ की बात कर लें, बाराबंकी की बात कर लें, अयोध्या की बात कर लें, जिन सीटों की बात की जाए महत्वपूर्ण सीटों की, जहां पे जातिगत आधार पे जब भी वोटिंग होती है तो वहां भारतीय जनता पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ता है, वहां वैसी ही वोटिंग होती हुई दिखाई दे रही है। रुझानों में स्पष्ट हो रहा है कि आम मतदाता
इंडिया गठबंधन की बातों को ज्यादा समझा है। और जो मोदी का एक चेहरा था जो 2014-2019 में लगातार मोदी के नाम पे भले लोग सांसद से नाराज रहा करते थे लेकिन वोट देते थे, वोट इस बार लग रहा है लोगों ने दिया नहीं है। इसी को लेकर के ये बैठक हो रही है और जो भी रुझान है उस पर सारे अब जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, चाहे सीएम की बात करें या दोनों डिप्टी सीएम है, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं, ये लोग आपसी रणनीति देखेंगे कि आखिर कहाँ पे क्या चूक हुई, क्या गलतियां हुई। क्योंकि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी का पीछे होना, मोहनलालगंज में चुनाव हारना, अमेठी में चुनाव हारना, इलाहाबाद की बात कर ली जाए, प्रयागराज की, चूंकि प्रयागराज शहर को भी सुंदर करने बनाने और वहाँ पे कुंभ का आयोजन कराने से लेकर अन्य जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए गए थे, ये पिछले 7 साल में जिस तरह काम किए गए थे और एन वक्त। ठीक है राघवेंद्र, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। इस बीच विरोधियों ने संविधान की लिए बातों को लेके सब लोगों का मन को गुमराह किया। कहां पे झूठ का इन्होंने सगुफा पेश किया कि ये मुफ्त में दे देंगे, वो ये सारा चिंतन का विषय है। और जब भोली जनता को इस वक्त गुमराह किया गया, उस विषय पर भी हम लोग एक चिंतन जरूर करेंगे और इस पर एक गहरी विचार भी होगा। शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक होगी कि विरोधियों ने किस तरह से भोली जनता को गुमराह करने की भी कोशिश की इस बार। तो रवि किशन को आप सुन रहे थे, गोरखपुर सीट से उतरे हुए हैं और देखिए अभी कहीं ना कहीं वो आगे चलते हुए। तो लगातार हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं जो तमाम अपडेट दे रहे हैं। नरेश, आपके पास आते हुए, चूंकि जिस तरीके से आगरा में तस्वीरें देखने को मिल रही है, माफ कीजिएगा नरेश हमारे साथ इस वक्त नहीं है, उनके पास लौटूंगी। विकास, आपके पास आते हुए, क्योंकि आपके साथ कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, क्या कुछ उनका कहना है? क्योंकि मध्य प्रदेश ने तो पूरा जन समर्थन बीजेपी को दे दिया है, वहां से बीजेपी को निराशा तो हाथ नहीं लगी है। जी बिल्कुल, बता दें तो बीजेपी का कार्यकर्ता था, उन्होंने जिस तरह से जो काम किया है सभी लोगों को जो मंजूरी करी है, जो क्योंकि अमित शाह जी ने एक बार बैठक ली थी और कहा था कि जो इस बार मंत्री लेवल के जो मंत्री है जिनकी विधानसभा है, वहां से अगर वोटिंग परसेंटेज कम आया तो उनकी मंत्रिमंडल पर खतरा मंडरा सकता है। तो उसी के चलते हुए सभी मंत्रियों ने, दो मंत्री ग्वालियर मध्य प्रदेश चंबल से चलते आते हैं और भी कई है, तो जो बूथ लेवल कार्यकर्ता कई सभाएं हुई, कहने को ग्वालियर मध्य प्रदेश में कोई भी ऐसी बड़ी सभा नहीं हुई, चाहे अमित शाह जी की क्या, चाहे मोदी जी की क्या, ग्वालियर में एक भी सभा नहीं हुई। मगर जो बूथ लेवल पे जो काम किया है निचले स्तर पर, लोगों घर घर आकर प्रेरित किया गया, मोदी की योजनाओं के बारे में समझाया गया, गारंटी कार्ड दिखाया गया, उससे बूथ लेवल कहीं बढ़ा। और क्या है, कांग्रेस का वोटर हमेशा बोलता है और बीजेपी का वोटर हमेशा साइलेंट में काम करता है। तो वही था, हवा दूसरी चल रही थी, कांग्रेस की प्रेम पाठक की हवा चल रही थी, लेकिन अचानक जब वोटिंग परसेंटेज पेटियां सुबह खुलना चालू हुई तो रुझान जब से सुबह से ही प्रत्याशी बीजेपी बढ़त बनाए हैं, जब से पिछले आने नहीं दे रहे, सुबह से ही बढ़त बनाए, अभी तक करीब 65,000 वोटों से बढ़त बनाए हुए भारत सिंह कुशवाहा जी। ठीक है विकास, लगातार बीजेपी यहाँ पर बढ़त बनाती दिख रही है, सभी सीटों पर क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। इस बीच हमारे साथ धर्मेंद्र भी जुड़ गए हैं फिरोजाबाद से। धर्मेंद्र, क्या कुछ कह रही है फिरोजाबाद की तस्वीर, क्या कह रहे हैं रुझान? फिरोजाबाद की बात करें तो फिरोजाबाद में सुबह 8 बजे से मतगणना स्टार्ट हुई थी। जब मतगणना स्टार्ट हुई तो मुझे लगता था कि यहाँ पर सपा का जो माहौल था बहुत ही ज्यादा गर्म था और जिस तरह से देखा जाए तो शुरू से ही बढ़त बना के चला प्रत्याशी। तो यहाँ अच्छा है कि शुरू से ही बढ़त चली है और उसके बाद में भाजपा की बारी वाली से काम होते गए। जिस तरह से यहाँ देखा गया सुबह से लेके और शाम तक का जो रुझान रहा वो यही रहा कि सपा के खाते में ये यहाँ की गेंद है वो गिरी है। और जिस तरह से देखा जा रहा था कि इस बार दोनों की कांटे की टक्कर थी भाजपा और सपा की, तो ज्यादा विशेष अंतर नहीं रहा। मगर फिर भी अभी तक जो अभी 2-3 राउंड और रह गए हैं, खुलने बाकी हैं, मगर अभी जो आंकड़ा चल रहा है वो 90,000 से यहाँ अक्षय यादव। आपको बीच में रोक रहे हैं, इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अयोध्या में बीजेपी की करारी हार। यहाँ पर सपा के अवधेश प्रसाद ने 31,800 वोटों से जीत दर्ज की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अयोध्या में बीजेपी के लल्लू सिंह चुनाव हार गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बड़ा नुकसान बीजेपी को होते हुए, जहां पर करारी हार बीजेपी को अयोध्या में देखने को मिल रही है। अयोध्या में बीजेपी एक बड़ी जीत की उम्मीद लगा रही थी, लेकिन यहां पर से बड़ी हार बीजेपी को मिली है। लल्लू सिंह यहां से चुनाव हार गए हैं और लगभग 31,800 वोटों से ये करारी हार देखने को मिली है।
और ये बड़ी खबर अयोध्या से बीजेपी को और एनडीए को निराश करने वाली, क्योंकि अयोध्या वो जगह, वो मुद्दा रहा है जो लगातार 2019 से लेकर 2024 तक चला कि राम मंदिर आखिर कब बनेगा, लेकिन तारीख नहीं बताई गई। जब तारीख बताई गई और तमाम तरह के राम मंदिर का निर्माण भी हो गया, लेकिन उसके बावजूद देखिए अयोध्या की जनता का समर्थन समाजवादी पार्टी के पास जाता हुआ और इस बीच बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ, क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी पूरे देश में लेकर चल रही थी और उसी मुद्दे पर खुद अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट के लोग उसका समर्थन करते हुए नजर नहीं आए। राघवेंद्र, सीधे आपके पास आते हुए, क्योंकि यह खबर सचमुच निराश करने वाली है बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए भी, और जो लगातार राम मंदिर का नारा दे रहे थे, ये वही एनडीए है जो पूरे देश में राम मंदिर को लेकर हर एक प्रदेश में इसकी चर्चा हुई और हर व्यक्ति के मुंह से भी यही निकला कि हम राम मंदिर के नाम पर वोट देंगे। और आज देखिए फैजाबाद की जनता, अयोध्या की जनता ही उसी राम मंदिर जहां पर बना है वहां की जनता ने समर्थन नहीं दिया। बिल्कुल ऋतु, अगर अयोध्या के बात करें तो अयोध्या में बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह को हार का सामना करना पड़ा है। संविधान बदलने को लेकर इनके भी बयान बहुत चर्चित रहे थे और ऐसा कहा जाता है कि भारत कृषि प्रधान देश है, गरीबों का देश है। यहाँ पे जब आप संविधान बदलने की बात करते हैं तो यहाँ अशिक्षित लोगों की संख्या ज्यादा है, साक्षरता का अभाव है इन क्षेत्रों में और लोगों को लगता है कि संविधान बदल दिया जाएगा, हमारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। और जिस तरह से अब जो रिजल्ट आ रहे हैं अयोध्या से लेकर अमेठी तक या इलाहाबाद तक, या फिर हम बात कर लें कौशाम्बी प्रतापगढ़ की, चंदौली की, जहां पे महेंद्र नाथ पांडे केंद्रीय मंत्री, उनको भी हार का सामना करना पड़ा। जिस प्रदेश में केंद्रीय मंत्री 3-3, 4-4 चुनाव हारने लगे, 2 बार के सांसद, 3 बार के सांसद हारने लगे, तो सवालिया निशान उठता है कि आपने किस तरह के प्रत्याशी उतारे। आपके प्रत्याशियों के खिलाफ अगर जो सिटिंग सांसद थे नाराजगी थी तो आपने दूर क्यों नहीं किया। अब कई तरह के सवाल भी उठेंगे, लेकिन राम मंदिर बनने के बाद से वास्तव में अगर अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हारती है तो ये बड़ा सवालिया निशान और चिंतन मंथन का भी दौर है, क्योंकि अयोध्या काशी के बाद मथुरा का जिक्र किया जा रहा था। लेकिन देखिए अयोध्या काशी हो, अब मथुरा हो कि ना हो वो तो अलग बात है, लेकिन अयोध्या की जनता ने स्वीकारा नहीं है बीजेपी को। नरेश, आपके पास आते हुए, चूंकि 2 लोकसभा सीटों को आप कवर कर रहे हैं, क्या कुछ स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? और देखिए बिल्कुल आपको पता चलिए कि आगरा की दोनों ही लोकसभा सीटों पर सुबह से लगातार जो मतगणना है वो शुरू हो चुकी थी। वहीं अगर बात की जाए तो आगरा की फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर सुबह से ही कांटे की टक्कर देखने को मिली है, क्योंकि बीजेपी ने यहां से मौजूदा सांसद राजकुमार चार को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा था। वहीं कांग्रेस ने रामनाथ शुक्रवार को यहां से प्रत्याशी बनाया था। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरीके से जो रामनाथ शुक्रवार जो थे कांग्रेस के प्रत्याशी थे, वो लगातार कहीं ना कहीं भाजपा प्रत्याशी पर भारी पड़ते हुए दिखाई दिए। वही अगर बात की जाए तो तकरीबन 35,000 वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी राजकुमार चार लगभग चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो है कि 2019 की आंकड़ों में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इस सीट को तकरीबन 4,95,000 वोटों से जीता था। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जो मार्जिन है उसमें काफी गिरावट देखने के लिए मिली है। वहीं अगर आगरा की बात की जाए तो आगरा लोकसभा सीट से एसपी सिंह बघेल भाजपा के प्रत्याशी तकरीबन 2 लाख से अधिक वोटों से वो चुनाव की जीत की तरफ लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी ऑफिशियल घोषणा होना बाकी। अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम फतेहपुर सीकरी के रुझानों की बात करें तो कहीं ना कहीं प्रत्याशी को लेकर के जो नाराजगी लोगों में दिखाई दे रही थी, उसका सीधा नुकसान कहीं ना कहीं बीजेपी को फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर देखने के लिए मिला है, क्योंकि 19 की लोकसभा चुनाव में जिस तरीके पे तकरीबन 5 लाख वोट राजकुमार चार को मिले थे। ठीक है नरेश, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, इस बीच बड़ी खबर आपको दे दें जहां इंदौर से बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, शंकर लालवानी को बड़ी जीत यहां पर हासिल हुई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर शंकर लालवानी ने 12 लाख के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी है बसपा के संजय शंकर को, जहां लालवानी ने हरा दिया। इस वक्त की बड़ी खबर इंदौर से हम आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी के लिए बड़ी खुशखबरी यहां से देखने को मिल रही है।
एक बड़े मार्जिन से शंकर लालवानी ने करारी शिकस्त यहां पर दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, शंकर लालवानी ने 12 लाख वोटों से हराया है। तो बीजेपी के लिए यहां से एक अच्छी खबर आते हुए बसपा के संजय को शंकर लालवानी ने 13 लाख लगभग वोटों से हरा दिया है। एक बड़ा रिकॉर्ड यहां पर कायम करते हुए शंकर लालवानी। और आप देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश में बड़े झटके बीजेपी को लग रहे हैं। हालांकि ये उन सीटों की जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं जहां से तस्वीरें लगातार साफ हो रही हैं। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको लगातार बताया, जब शंकर लालवानी ने 12 लाख वोटों से करारी शिकस्त दी है बसपा को। तो लगातार मध्य प्रदेश से एक के बाद एक अच्छी खबर बीजेपी के लिए। तो लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर भी जुड़े हुए हैं। ईशा, सीधे आपके पास आते हुए, क्योंकि आप धीरे धीरे नतीजों की तरफ बढ़ते हुए तमाम सीटें आगे आ रही है। जिस तरीके से बीजेपी ने तमाम मुद्दे गिनवाए, तमाम तरह की बातें की, लेकिन उसके बावजूद ये देखकर समझ आ रहा है सीटों को कि जनता का विश्वास सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन के उठाए हुए मुद्दों पर जाते हुए। उतरी थी, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से विपक्षी एकता गठबंधन स्थानीय मुद्दों पर उन्होंने चुनाव लड़ा, महंगाई बेरोजगारी जो है मुख्य मुद्दा रहा है। लेकिन हरियाणा और पंजाब की बात करें, यहाँ पर जो खेती है बड़ी संख्या में होती है, बड़े तबके में होती है, किसानी बड़े संख्या में यहाँ पर रहते हैं। तो ये ज़रूर कहा जा सकता है कि किसान वोट बैंक का भी बड़ा असर पड़ा है। साथ ही साथ महिलाओं को लेकर जो वादा कांग्रेस की तरफ से किया गया है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो 8500 रुपये प्रति माह जो महिलाएं हैं उन्हें दिया जाएगा, जिस तरीके के उनके वादे थे। तो ऐसे में क्योंकि हमने देखा चुनाव आयोग की तरफ से भी जो जानकारी दी गई है उसमें यही बताया गया है कि महिलाओं की तरफ से रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि युवा, महिला और किसानों का वोट कांग्रेस और गठबंधन के खाते में गया है। कांटे की टक्कर 5 सीटों में इस वक्त चल रही है हरियाणा में, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें 5 से 6 ऐसी सीटें चल रही हैं जिसमें टक्कर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में चल रही है। संगरूर सीट की अगर बात करें, जो गढ़ माना जाता है आम आदमी पार्टी का, उसे बचाने में आम आदमी पार्टी कामयाब रही है। गुरमीत सिंह मीथियर वहां से चुनाव जीत चुके हैं, कैबिनेट मंत्री हैं मान सरकार में। अब देखिए उपचुनाव जरूर होने वाला है वहां पर। इसके अलावा लुधियाना की बात करें, लुधियाना से भी पंजाब कांग्रेस के जो प्रधान हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, वो भी यहाँ पर वो भी जीतने वाले हैं। और आपने देखा कि यहाँ पर पंजाब बीजेपी के प्रधान सुनील जाखड़ पहुंचे हैं। पंजाब बीजेपी हेडक्वार्टर में मेरी मौजूदगी है और थोड़ी ही देर में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी तरफ से की जाएगी और बताया जाएगा कि देखिए गुरदासपुर और होशियारपुर जो कि एक गढ़ माना जाता था भारतीय जनता पार्टी का, वहीं बुरी तरीके से शिकस्त मिली है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को। तीसरे नंबर पर रही है भारतीय जनता पार्टी, हालांकि अभी फाइनल नतीजे ठीक है। नहीं आए हैं। हमारे साथ राम अवतार भी जुड़ गए आजमगढ़ से। राम अवतार, क्या कुछ रुझान यहाँ पर कह रहे हैं, क्या तस्वीर? भले ही धर्मेंद्र यादव जीत गए हैं, लेकिन केंद्र में एनडीए की सरकार बन रही है। आपको बता दूं कि यूपी में अगर ये हार का कारण भारतीय जनता पार्टी का हुआ है तो ये कहीं न कहीं युवाओं को लेकर के हुआ है, रोजगार को लेकर के हुआ है, महंगाई को लेकर के हुआ है, और पूरी तरह से इसका असर युवाओं पे दिखा है। और महंगाई का असर कहीं न कहीं महिलाओं ने इस पर जवाब दिया है कि हमें महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के और संविधान बदलने को लेकर के ये पूरा असर दिखा है, जिससे लेकर के यूपी में दोनों युवराजों ने मिलकर के पूरे युवाओं को जहां अपने ये मुद्दे पे भुना लिया है, और उसी का नतीजा रहा है कि आज यूपी में बड़ी हार का सामना करना पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को। आजमगढ़ की बात कर लें, चाहे घोसी की बात कर लें, चाहे गाजीपुर की बात कर लें, हर जगह कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। आज धर्मेंद्र यादव एक बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। तो आज जनादेश का दिन है और देखिए ये जनादेश कहीं ना कहीं ये बताता है कि मोदी और योगी फैक्टर थोड़ा उत्तर प्रदेश में भी कम हो रहा है, देश में भी कम हो रहा है, लेकिन जन समर्थन इंडिया गठबंधन को भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी ये रुझान चल रहे हैं, नतीजे आने में अभी थोड़ा और वक्त लगेगा। नेटवर्क 10 की ये महा कवरेज लगातार जारी रहेगी, लेकिन इस बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।